हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 18 नवंबर 2020 की। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और आप ये करंट अफेयर्स जाकर हमारी वेबसाइट pendulumedu.com पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अदर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है आपके लिए। आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम प्रीवियस वाली जो न्यूज़ है उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट इन दैट वाज प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये लॉन्च की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। और ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसको राजस्थान में जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इससे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रिलेट कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, ये गुजरात में है। एंड यहाँ पर ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ये अष्ट धातु से बनी है, 8 मेटल्स इसमें यूज हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। और ये 151 इंचेस टॉल जो है ये स्टैच्यू है। ठीक है, नेक्स्ट इज सदत रहमान विंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। तो हर वर्ष इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज जो है ये प्रदान किया जाता है और ये कोई भी नोबेल पीस लॉरेट जो है वो प्रदान करता है। इस बार मलाला यूसुफजई ने सादत रहमान जो कि बांग्लादेश है उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। सादत रहमान ने अभी साइबर बुलिंग को रोकने के लिए एक ऐप को क्रिएट किया है जहाँ पे वो कंप्लेंट्स कर सकते हैं अबाउट साइबर बुलिंग सेफली एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी वहाँ पर। इसके अलावा जो भी इंटरनेट सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उस ऐप पर प्रोवाइडेड है, तो इसीलिए उनको ये इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज दिया गया। एक इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन है किड्स राइट्स करके, वो इस अवार्ड को सालाना प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज QRSAM सिस्टम, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसने सक्सेसफुली एक एयरक्राफ्ट टारगेट को हिट किया एट मीडियम रेंज एंड ऑल्टीट्यूड। और इसका जो सेकेंड वाला जो अभी टेस्ट हुआ है कल हुआ था ये भी सक्सेसफुल हो गया है एंड ये पहले वाला था ये भी सक्सेसफुल हो गया है। QRSAM क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसको DRDO के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और ये जो भी इंडियन आर्मी का जो सिस्टम है उसको बेसिकली इंडियन आर्मी को एक ये एरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई भी एरियल अगर अटैक होता है तो उससे ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। और ये सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से प्रोपेल होता है एंड इसका जो वेपन सिस्टम एलिमेंट्स है उसको अभी इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और LNT लार्सन एंड टर्बो के द्वारा इसका वेपन सिस्टम एलिमेंट्स जो है उनको मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट इज CSIR SERC। CSIR की एक लैब है SERC जो कि चेन्नई में स्थित है। SERC की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, सो इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। और इसने एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब इस इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम जो बनाया गया है इस रिसर्च सेंटर के द्वारा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है या किसी मैनमेड डिजास्टर के कारण ट्रांसमिशन लाइन टावर्स फेल कर जाते हैं तो ये फटाफट से पावर को रिस्टोर कर सकता है। और इसके लिए SERC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लाइसेंसिंग के लिए विद अद्वैत इंफ्राटेक विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। नेक्स्ट इज लोनार लेक इन महाराष्ट्र जो कि काफी दिन पहले न्यूज में थी पिंक होने की वजह से। तो लोनार लेक जो है महाराष्ट्र की और जो कीठम लेक है उत्तर प्रदेश की, इन दोनों को रमसार साइट्स में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब टोटल जो रमसार साइट है भारत में वो 39 हो गई है। Next is BRICS STI Declaration 2020 has been adopted in 8 BRICS Science, Technology and Innovation meeting। तो BRICS हेड ऑफ स्टेट्स जो हेड ऑफ कंट्रीज हैं उससे पहले जो 8 BRICS साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन मीटिंग हुई उसमें BRICS STI Declaration 2020 को अडॉप्ट किया गया है। साथ ही जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने
बताया कि इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया है अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इज 15 कंट्रीज साइन द आरसीईपी एट हनोई रीजनल समिट। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई में एक रीजनल समिट हुआ जिसके दौरान 15 कंट्रीज ने आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर साइन किए हैं। एंड इसके बाद ये सारी कंट्रीज इस आरसीईपी को रेटिफाई करेंगी और विद इन 2 ईयर्स ये विद इन इफेक्ट आ जाएगा। एंड ये जो आरसीईपी है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक बन गया है। एंड इसमें एक खास बात ये है कि पहली बार जो मेजर 3 इकोनॉमीज हैं यानी कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया, वो तीनों ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है। तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है। दूसरा से मेजर पॉइंट है कि इंडिया और इंडिया एंड यूएस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस आरसीईपी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आरसीईपी में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसमें इंडिया और यूएस नहीं है। इसमें कौन कौन है? आसियान कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल है। इसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट इज FSSAI डिसाइड्स टू फॉर्म अ फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमिटी। और ये जो फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमिटी है इसके चेयरपर्सन होंगे जो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो CEO हैं कौन है? अरुण सिंगल इसके CEO हैं। तो ये इस कमेटी को हेड करेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। और ये जो कमेटी है ये बेसिकली जो भी फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इन सब पे और ध्यान देगी और जो भी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, प्रोसीजर्स का, उनके बारे में ही बताएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कमेटी फॉर्म की जा रही है अंडर द नेशनल फूड सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पॉन्स framework which is developed by FSSAI. Next is Prerna Sthal has been inaugurated at Naval Dockyard in विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में जो नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया है। एंड ये जो प्रेरणा स्थल है जिसको इनॉग्रेट किया गया है ये 30.5 मीटर हाई नेशनल फ्लैग मस्त है यहाँ पर। इसके अलावा अननोन वर्कर्स के स्टैचूज शामिल हैं, एक आग शेड बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये एक सिंबल है सेल्फ रिलायंस का। एंड जो भी आत्मनिर्भर भारत के गोल्स हैं जैसे कि शिप्स की रिपेयरिंग या रिफिट सबमरीन्स की, उनको भी अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज S जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट। तो अभी 15th ईस्ट एशिया समिट जो हुई है, ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज शामिल हैं टोटल। इसमें एक तो आसियान मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज वो हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट दिस समिट। एंड ये जो समिट थी 2005 में फॉर्म हुई थी और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। नेक्स्ट इज नीतीश कुमार टू टेक ओथ एज बिहार CM फॉर द 7th टाइम। तो नीतीश कुमार ने बिहार के CM के रूप में 7वीं बार शपथ ग्रहण की है और इस बार उनका ये 4th कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार 4थी बार वो बिहार के CM बने हैं। नेक्स्ट इज झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ था। 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड है वो एक नया स्टेट बना था भारत का बाय सेपरेटिंग फ्रॉम बिहार बाय द बिहारी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसीलिए हर वर्ष 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज नोवाक जोकोविच इक्वल्स पेटे साम्प्रास रिकॉर्ड ऑफ 6 ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी है इसको जीतने वाले, 6ठी बार जीतने वाले नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने पीटे सैम्प्रास का रिकॉर्ड के बराबर आ गए हैं, क्योंकि उससे पहले सिर्फ पीटे सैम्प्रास थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें 1993 से लेकर 1998 तक वो 6 साल तक जो है टॉप प्लेयर रहे। और अब नोवाक जोकोविच जो है ये ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने
बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी को जीता है। तो इन्होंने 2011, 12, 14, 15, 18 और 2020 में ये खिताब जीता है। नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया से हैं एंड ही हैज़ वन ऑस्ट्रेलियन ओपन। 2020 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीती है, इटालियन ओपन टाइटल जीता है इत्यादि। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ पीटे साम्प्रास ऑफ विनिंग द एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी ऑफ 6 टाइम। निम्नलिखित में से किसने 6 बार के एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीतने के पीट साम्प्रास के रिकॉर्ड की बराबरी की है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर एंड डेनिल मेदवेदेव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट इज नेशनल प्रेस डे जो है ये हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है टू ऑनर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भारत में जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उसको सम्मानित करने के लिए नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि क्यों एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक फ्री और रिस्पॉन्सिबल यानी कि इंडिपेंडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस होनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये 4 जुलाई 1966 में फॉर्म हुआ था एंड जो पहली फर्स्ट प्रेस कमीशन बनी थी फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसकी रिकमेंडेशन पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। एंड दिस कमीशन वाज आल्सो फॉर्म फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेस इन इंडिया। भारत में जो भी प्रेस के मानक हैं उनको बनाए रखने के लिए इससे पहले प्रेस आयोग का गठन किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये एक वैधानिक निकाय है। इसके अलावा ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ये अर्धनिकाय है, जो भी अर्धनिकाय यानी कि ये कुछ जजमेंट्स दे सकती है के केसेस में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्रिंट मीडिया में कोई भी अगर ढंग से काम नहीं करता, अगर कुछ कंटेंट में कुछ गड़बड़ करता है तो यहाँ पे वो उनको समन कर सकती हैं। So this Press Council of India is a quasi-judicial body that works as a watchdog to oversee the print media's conduct. It functioned under the Press Council Act of 1978. तो ये कौन सी एक्ट के अंतर्गत काम करता है? प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत ये कार्य करता है। करंट चेयरमैन है इसके जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि करंट चेयरमैन कौन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के? चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। Question is, National Press Day is celebrated on 16 November to commemorate the establishment of Dash. राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को डैश की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसैट, इसको अलाउ कर दिया है ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए। अब इक्रीसैट जो है ड्रोन्स या फिर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी कहा जाता है इनको, तो जो भी रिसर्च एक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड विद इन द रिसर्च फील्ड्स, इनको जो है ये ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एग्जम्पशन गिवन टू इक्रीसैट इज कंडीशनल एंड वैलिड फॉर 6 months। तो यहाँ पर जो एग्जम्पशन दिया गया है इस्तेमाल करने का ड्रोन का, सो ये कंडीशनल है, इस पर कुछ शर्तें हैं और ये 6 महीने के लिए वैलिड होगा। इक्रीसैट का हेडक्वार्टर पंडचेरू हैदराबाद में स्थित है और ये जो 6 months की वैलिडिटी है, जिस दिन परमिशन ग्रांट होगी उससे लेकर 6 महीने तक की वैलिडिटी होगी, या फिर अंटिल द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म फेज 1 बिकम्स फुली ऑपरेशनल, या फिर जब तक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिडिटी रहेगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन आईटी प्लेटफॉर्म है जो परमिशन को हैंडल करता है टू फ्लाई रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन इंडिया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशंस। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि ड्रोन्स, मानव रहित एयरक्राफ्ट ऑपरेट परमिट और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन को बाकी उनको उड़ाने की परमिशन देता है। RPAS is a type of unmanned aircraft or drones
सो इसमें 5 कैटेगरीज हैं। ये टाइप ऑफ अनमेन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है नैनो, जो कि 250 ग्राम से कम का वजन होता है जिनका। देन माइक्रो आर, जिसमें 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक वजन होता है। स्मॉल यानी कि छोटे में 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक का वजन होता है। मीडियम साइज में 25 टू लेकर 150 kg होता है और लार्ज में मोर देन 150 kg वजन होता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट यूजिंग ड्रोन्स बाय इक्रीसेट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा ड्रोन के उपयोग के बारे में सही है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज अलाउड इक्रीसेट टू यूज ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटीज। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इक्रीसेट को कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। Digital Sky Platform is an online IT platform to handle permission to fly remotely piloted aircraft system in India. Digital Sky Platform भारत में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को उड़ाने की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन IT प्लेटफॉर्म है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं। Next is government has asked companies which are involved in uploading and streaming of news and current affairs through digital media, they have to comply with 26% FDI limit। तो सरकार ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड करने या स्ट्रीमिंग करने में शामिल कंपनियों को कहा है कि आपका जो FDI की जो सीमा है 36% की, उसका पालन किया जाए। अब जहाँ पर FDI जिन कंपनीज में 26% से कम है, वो जितने भी डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम बताएंगे और उनके पते भी देंगे और उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी बताएंगे और ये मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया जाएगा विद इन 1 मंथ। और जिनका 26% FDI से ज़्यादा है, जिन भी कंपनीज में, वो डिफरेंट स्टेप्स लेंगे ताकि FDI को कम किया जाए, 26% तक लेकर आया जाए बाय 15 अक्टूबर 2021। तो उनके लिए यहाँ पर लिमिट दे दी गई है, टाइम लिमिट, कि 15 अक्टूबर 2021 तक उनको FDI को 26% तक लेकर आना है। In August 2019, Cabinet decided to limit FDI under government route in uploading or streaming of news and current affairs through digital media at 26%। तो पिछले साल अगस्त में कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि ये जो FDI की लिमिट है इस वाले फील्ड में, डिजिटल मीडिया के थ्रू करंट अफेयर्स और न्यूज़ की स्ट्रीमिंग करने में, यहाँ पर इसको FDI को 26% तक लिमिट किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा लॉ या रेगुलेटरी बॉडी नहीं है भारत में जो कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट कर सके। ऑन 11 नवंबर 2020 अ नोटिफिकेशन वाज इशूड टू ब्रिंग ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट अंडर INB मिनिस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत लाने के लिए जितनी भी ऑनलाइन फिल्म्स हैं, डिजिटल न्यूज़ या करंट अफेयर्स कंटेंट है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। The notification brought over-the-top platforms or video streaming service providers such as Netflix, Amazon Prime and others under INB ministry। तो over-the-top platforms जो भी हैं, जो अपने खुद के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, इस तरह के जो भी, वूट हुआ, तो इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जिनको कहते हैं, या फिर जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सभी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया है। In January 2019, a self-regulatory code was signed by 8 video streaming services to prohibit 5 types of content on OTT। तो जनवरी 2019 में एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड जो है, स्वयं कोड एक लाया गया। इसको 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने साइन किया कि 5 टाइप का जो कंटेंट है वो OTT पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस कोड को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो क्वेश्चन आपके लिए, FDI लिमिट फॉर द कंपनीज इन्वॉल्व इन अपलोडिंग और स्ट्रीमिंग ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स थ्रू डिजिटल मीडिया इज डैश। FDI डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड या स्ट्रीमिंग करने में शामिल कंपनियों के लिए सीमा डैश है। 49%, 21%, 51% एंड 26%। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? The correct answer will be option D, that is 26%. PM नरेंद्र मोदी attended 12th ब्रिक्स समिट वर्चुअली। तो अभी जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है
वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड इसकी जो थीम थी 12th ब्रिक्स समिट की वो थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। विषय क्या था? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। रशिया इज होस्टिंग द 12th ब्रिक्स समिट। इस वर्ष की जो ब्रिक्स समिट है इसको रशिया होस्ट कर रहा है एंड नेक्स्ट ईयर जो 13th ब्रिक्स समिट होगा इसको 2021 में इंडिया होस्ट करेगी। इन दिस समिट वेरियस इश्यूज वर डिस्कस्ड इंक्लूडिंग कॉपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी एंड वेज टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो इस समिट के दौरान काफ़ी इश्यूज पे डिस्कशन किया गया, जैसे कि कैसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कैसे कॉपरेशन बढ़ाया जा सकता है, देन ट्रेड की फील्ड में, हेल्थ, एनर्जी सेक्टर में कैसे कॉपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा कोरोना वायरस से कैसे डील कर सकते हैं, उसमें कैसे सहयोग को बढ़ाया जा सकता है, इस सब पे चर्चा हुई। इंडिया विल टेक ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फ्रॉम रशिया। इंडिया टेक ओवर करेगा ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास होगी एंड इसकी ये जो होगी प्रेसिडेंसी, ये भारत की तीसरी प्रेसिडेंसी है। इससे पहले भारत 2012 में चेयर किया था ब्रिक्स को इंडिया ने एंड देन 2016 में किया था एंड अब नेक्स्ट 2021 में करेगा। ब्रिक्स की हम बात करें तो ये 5 मेजर इकोनॉमी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसका एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। जो टर्म है ब्रिक, इसको 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने कॉइन किया था। फिर 2006 में जो ब्रिक नेशन है उन्होंने अपना डायलॉग स्टार्ट किया। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया एंड ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स नेशन दे मीट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स। ये हर वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं एंड 11th ब्रिक्स समिट जो था, यानी कि इससे पहले जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। इट अकाउंट्स फॉर 42% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 42% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, 23% वर्ल्ड जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 30% जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा जो 2014 में फोर्टजेला समिट हुआ था ब्रिक्स का, उसके दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म किया गया था। The member countries have a close strategic partnership on peace and security, economy and finance, cultural and people-to-people exchanges. सदस्य देशों की शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान पर एक करीबी रणनीतिक साझेदारी है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 13th ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका इन 2021। 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट इज ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। 12वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था इसका विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। सो यहाँ पर करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि केवल 2 ही सही है। जो 13th ब्रिक्स समिट है इसको साउथ अफ्रीका नहीं, इसको भारत होस्ट करेगा, ठीक है। और जो थीम है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज ऑन्ग सान सू की जो पार्टी है उसने जनरल इलेक्शंस जीत लिए हैं म्यांमार के। इनकी पार्टी कौन सी है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इसकी हेड है स्टेट काउंसिल म्यांमार की ऑन्ग सान सू की एंड टोटल इस पार्टी ने 396 यूनियन पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो सिक्योर की हैं, यानी कि मेजॉरिटी जितनी चाहिए थी उससे 74 ज़्यादा सीट्स इन्होंने जीत ली हैं। इसके अलावा रीजनल और स्टेट पार्लियामेंट्स में इन्होंने 524 सीट्स जीती हैं, इंक्लूडिंग एथनिक माइनॉरिटी सीट्स इन रीजनल और स्टेट पार्लियामेंट्स। उन्होंने जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इसको हराया है। म्यांमार में अगर हम इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो म्यांमार का पार्लियामेंट है इसमें 2 असेंबलीज हैं जिसको हलुत्ता कहते हैं एंड इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट में होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। ईच स्टेट एंड रीजन ऑल्सो हैज इट्स ऑन हलुत्ता। तो जो भी स्टेट है या कोई भी रीजन है उसका अपना खुद का हलुत्वा होता है। जैसे हमारे भारत में भी अगर हम बात करें तो हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है।
It follows the first past the post system in which the candidate with the highest number of votes won the constituency seat. तो भारत में भी क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, जिसमें जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट जीत जाता है. 25% seats in Myanmar's parliament are reserved for candidates nominated by the army. तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि म्यांमार की संसद में 25% जो सीटें हैं वो सेना द्वारा नामित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है म्यांमार का वो मिलिट्री कंट्रोल देता है 3 मिनिस्ट्रीज पे, जिसमें होम अफेयर्स, डिफेंस और बॉर्डर अफेयर्स शामिल हैं. ठीक है, तो 3 प्रमुख मंत्रालयों, गृह मामलों, रक्षा और सीमा मामलों का सैन्य नियंत्रण देता है. म्यांमार की हम बात करें तो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और ये अपना जो बॉर्डर है इधर भारत के साथ शेयर करता है, देन चाइना, इसके अलावा इधर बांग्लादेश, लाओस एंड थाईलैंड. सो इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है. इसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था एंड इसकी जो कैपिटल है वो नैपिदाउ है और जो करेंसी है वो बर्मीज क्यात है. जो स्टेट काउंसलर है म्यांमार की वो ऑन्ग सान सू की है और अभी करंट प्रेसिडेंट है म्यांमार के विन मिंट. चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. विच पार्टी हैज वन द जनरल इलेक्शन ऑफ म्यांमार? किस पार्टी ने म्यांमार का आम चुनाव जीता है? यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लिबरल फॉर डेमोक्रेसी एंड अराकन नेशनल पार्टी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी उसको हराकर जनरल इलेक्शंस जीत लिए हैं म्यांमार के. नेक्स्ट इज दीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सलाहकार सेवाओं के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं. दीपम ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एडवाइजरी सर्विसेज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन. एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे रेवेन्यू के नए सोर्सेज बनाए जाते हैं बाय अनलॉकिंग द अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स. तो यहाँ पर कम या फिर अप्रयुक्त सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उनको अनलॉक किया जाता है, यानी कि उनका इस्तेमाल करके नए राजस्व के जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनको बनाने की एक प्रक्रिया है जिसको एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं. The World Bank will provide advisory services on asset monetization to DIPAM. तो यहाँ पे advisory services World Bank के द्वारा दी जाएगी. This World Bank project will help analyze public asset monetization in India and benchmarking its institutional and business models against international best practices. तो इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से जो भी पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन है भारत में इसके बारे में एनालिसिस करने का मौका मिलेगा एंड इसके अलावा जो भी बिजनेस मॉडल है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस मॉडल, उनको देखा जाएगा कि क्या वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. इट विल ऑल्सो हेल्प इन द मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में भी मदद करेगा. दीपम की हम बात करें तो ये एक डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है. इसको 2016 में रीनेम किया गया था एज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. ये जितने भी नॉन कोर एसेट हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, सो उनको ये मोनेटाइज करता है अंडर द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर एंड एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 करोड़ एंड अबव. तो ये रणनीतिक विनिवेश या बंद करने और 100 करोड़ और उससे अधिक के मूल्य की शत्रु संपत्ति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए ये जिम्मेदार है. इट हैज अ फ्रेमवर्क फॉर मोनेटाइजिंग द 4 कैटेगरी ऑफ एसेट्स. तो ये 4 तरह की जो संपत्तियां हैं उनका मुद्रीकरण करता है, जिसमें नॉन कोर एसेट्स ऑफ CPSE शामिल है, CPE की गैर प्रमुख संपत्ति, फिर एनिमी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति, एसेट्स ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अन्य सरकारी संगठनों की संपत्ति, और सिक या फिर लॉस मेकिंग CPSEs अंडर क्लोजर. तो बंद के तहत बीमार या हानि पहुंचाने वाली जो CPSEs हैं, ठीक है, बीमार या सिक का मतलब यहाँ पे जो है कि जो भी CPSEs लॉस में चल रही हैं, ठीक है. वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंस प्रोवाइडर्स एमिंग एट एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर्ड ग्रोथ.
तो जो विश्व बैंक है दुनिया की सबसे बड़ी वित्त प्रदाताओं में से एक है, जिसका लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा विकास को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक में केवल IBRD और IDA शामिल है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अन्य जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मलपास हैं। टोटल मेंबर्स 189 कंट्रीज हैं और उसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन आपके लिए, दीपम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद डैश फॉर एडवाइजरी सर्विसेज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सलाहकार सेवाओं के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये भी हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि अहिंसुषणता के क्या खतरे हैं, यानी कि इनटॉलरेंस से क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसके खतरे हैं, और सहिष्णुता कितनी ज़रूरी है। तो अगर किसी सोसाइटी में जितने भी वेरियस डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को स्टोर करने के लिए, मिक्स्ड कम्युनिटीज़ के सर्वाइवल के लिए जो टॉलरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सहिष्णुता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सहिष्णुता नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो क्लैशेस होंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो ढांचा है वो कमज़ोर हो जाएगा। In 1995, यूनेस्को अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन टॉलरेंस। 1995 में यूनेस्को ने सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा को अपनाया था। फिर 1996 में UN जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हर वर्ष 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाएगा। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया। द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, ये 1995 में स्टार्ट हुआ था टू सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस एंड 125th एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। तो सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू किया गया था। इसको हर दूसरे वर्ष में अवार्ड दिया जाता है ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 16 दिसंबर, 18 अक्टूबर, 16 नवंबर एंड 14 जून। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 16 नवंबर। नेक्स्ट इज जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं पेरू के, मैनुअल मेरिनो, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ही हैज रिजाइंड एंड इसका मेन रीजन ये था कि काफ़ी समय से वो प्रोटेस्ट फेस कर रहे थे और जो प्रोटेस्टर थे वो कह रहे थे कि आप रिजाइन करिए, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो पहले प्रेसिडेंट थे मार्टिन विस्कारा उसको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एज इंटरिम प्रेसिडेंट चार्ज टुक किया ऑन 10 नवंबर 2020 और 5 दिन के अंतर्गत उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने क्यों इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको? क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे पहले मार्टिन विस्कारा, उनको इम्पीच किया गया था बाय पेरूज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जिसका नाम कांग्रेस है, और ये 9 नवंबर को इनको हटाया गया था और फिर 10 नवंबर को जो मैनुअल मरीनो हैं इनको इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। द कांग्रेस impeached former president over the unproven corruption charges and on the grounds of permanent moral incapacity। तो भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थायी नैतिक अक्षमता के एक आधार पर कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति विस्कारा पर महाभियोग चलाया था। मार्टिन विस्कारा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू इन मार्च 2018। तो मार्च 2018 में मार्टिन विस्कारा जो है वो पेरू के राष्ट्रपति बने थे और आफ्टर प्रेसिडेंट ये बने थे। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पेड्रो कुजिन्स्की थे, जिन्होंने रिजाइन किया ओवर द करप्शन चार्जेस, और इस बार के जो प्रेसिडेंट बने थे मार्टिन विस्कारा उनको भी करप्शन चार्जेस पे जो है इम्पीच किया गया था। पेरू इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय कोरोना वायरस एज पर सम सोर्सेज। पेरू इज हैविंग द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट डेथ रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो पेरू कोरोना वायरस द्वारा सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। कुछ स्रोतों के अनुसार पेरू में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दुनिया की तीसरे सबसे अधिक मृत्यु दर है।
द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल टेक प्लेस इन पेरू इन 2021। तो अब 2021 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है पेरू में वो होंगे, और तब तक के लिए जो फ्रांसिस्को सगास्ती हैं इनको इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है आफ्टर मैनुअल मेरिनो रिजाइंड। पेरू की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, लोकेशन है इसकी ये वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, सॉरी वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये देखिए आप लोकेशन पेरू की। एंड इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जिसका नाम कांग्रेस है। ये अपना जो बॉर्डर है वो इक्वेडोर और कोलंबिया के साथ शेयर करता है नॉर्थ में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेडोर एंड कोलंबिया एंड इक्वेडोर यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ईस्ट में ये ब्राज़ील के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। देन साउथ ईस्ट में ये बोलीविया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड साउथ में ये चिली के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। अभी न्यूज़ में पेरू क्यों था? क्योंकि प्रेसिडेंट मार्टिन विस्कारा का इम्पीचमेंट हुआ, उस पर प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर जो इंटरिम प्रेसिडेंट बने मैनुअल मेरिनो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जो नए इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं वो फ्रांसिस्को सगास्ती बने हैं 2021 तक के लिए, क्योंकि तब पेरू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली मैनुअल मेरिनो हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में मैनुअल मेरिनो ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? मेक्सिको, कनाडा, पेरू एंड ब्राजील। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पेरू। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25। सो ये जो एक्शन प्लान है ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा ये एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया है, प्रपोज किया गया है। एंड इसमें 5 वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर जो हैं वो 5 अलग अलग स्टेट में खोले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑलरेडी भारत में 8 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स ऑलरेडी हैं, इसके अलावा 5 और खोले जाएंगे, तो फिर भारत में टोटल 13 जो है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हो जाएंगे। इस प्लान को अक्टूबर 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा अप्रूव किया गया। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक्शन प्लान जो था वल्चर कंजर्वेशन के लिए 2006 दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अब ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वल्चर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है। दिस प्रोवाइड स्ट्रैटेजीज एंड स्टेप्स टू स्टॉप द डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन। तो वल्चर की जो पॉपुलेशन है, जो गिद्धों की आबादी है, इसमें गिरावट आ रही है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्शन प्लान लेकर आए हैं। इसमें स्पेशली कुछ ऐसे जो वल्चर पॉपुलेशन है जो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जिसमें ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर शामिल हैं। APVC that is Action Plan for Vulture Conservation. This also provides for 4 rescue centers. तो इसमें 4 जो बचाव केंद्र भी बनाए जाएंगे, जो पिंजौर, हरियाणा, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में बनाए जाएंगे। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रपोज अ डेटाबेस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स टू वल्चर कंजर्वेशन सच एज इलेक्ट्रोक्यूशन एंड पॉइजनिंग। तो ये गिद्धों के संरक्षण के लिए खतरे जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन और पॉइजनिंग पर एक डेटाबेस का प्रस्ताव भी करता है। It also propose safety testing of veterinary non-steroidal anti-inflammatory drugs on vultures. तो vultures पे जो गिद्धों पे अभी इस्तेमाल किए जाते हैं non-steroidal anti-inflammatory drugs, तो इनकी सेफ टेस्टिंग के लिए भी प्रपोजल दिया गया है। अगर हम देखें तो टोटल जितने भी 22 स्पीशीज वल्चर के रिकॉर्ड हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 9 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं एंड 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और 4 नियर थ्रेटेंड हैं और 6 जो है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। ठीक है, इसमें से जो 9 स्पीशीज हैं वो भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिद्ध संरक्षण 2020-25 की कार्य योजना के बारे में सही है? इट वॉज अप्रूव्ड बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विल इंस्टीट्यूट अ सिस्टम दैट विल ऑटोमेटिकली रिमूव अ ड्रग फ्रॉम वेटरनरी यूज इफ इट इज फाउंड टू बी टॉक्सिक टू वल्चर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश 4 रेस्क्यू सेंटर्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 4 बचाव केंद्र भी स्थापित करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज फेज 2 ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2020 हैज स्टार्टेड, और ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में, यानी कि जो दक्षिण जो उत्तर अरेबियन सागर है, उत्तर अरब सागर है, वहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। ये 17 से 20 नवंबर तक चलेगा। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये 1992 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1992 में स्टार्ट हुई थी, तो तब ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी। दिस वाज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, एंड इसमें तब इंडिया और यूएस शामिल थे। लेटर 2015 में, हाल ही में 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, और ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन गई। और 2020 में पहली बार यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड ग्रुप का पार्ट है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मिलिट्री जो भी नेवल एक्सरसाइज है इसमें चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एक साथ। एंड जो ये 2020 एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, ये 24th एडिशन है मालाबार सीरीज का। ओके, सो ड्यूरिंग द फेज 2 ऑफ मालाबार 2020, विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप ऑफ इंडियन नेवी एंड निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑफ यूएस नेवी विल कैरी आउट नेवल ऑपरेशंस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के सबमरीन, शिप और एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। विक्रमादित्य के मिग 29 के फाइटर्स और F-18 फाइटर्स, इसके अलावा E-2C हावाकी ऑफ निमित्ज ये क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस कैरी आउट करेंगे और एडवांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेंगे। विक्रमादित्य के अलावा इंडिया से इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स कोलकाता और चेन्नई, स्वदेशी विध्वंस कोलकाता और चेन्नई शामिल होंगे। स्टेल्थ फ्रिगेट तलवार भी शामिल होगा। इसके अलावा जो भी अभी इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन है खांडेरी, ये भी शामिल होगी। P-8I मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी की, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा यूएस से क्रूजर प्रिंसटन, डिस्ट्रॉयर स्टेरिट एंड P-8A मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो है वो यूएस की नेवी स्ट्राइक कैरियर निमित्ज को एकम्पनी करेंगे, उनके साथ जो है ये भाग लेंगे। फ्रिगेट बेलरेट अलॉन्ग विद इट्स इंटीग्रल हेलीकॉप्टर विल पार्टिसिपेट फ्रॉम रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो फ्रिगेट बेलरेट अपने अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी से भाग लेंगे। जो फेज 1 है एक्सरसाइज मालाबार 2020 का, ये 3 से 6 नवंबर में कंडक्ट हुआ था एंड ये नो कॉन्टैक्ट सी ओनली एक्सरसाइज के फॉर्म में ये कंडक्ट किया गया ड्यू टू कोविड-19, और ये बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था। एंड जो फेज 2 है ये अरेबियन सी में कंडक्ट किया जा रहा है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज विल टेक पार्ट इन द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2020? मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरण में कौन कौन से देश भाग लेंगे? जापान एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज भारत और ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।